कुर्स्क में भीषण जंग का सिलसिला जारी है। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन का आखिरी दांव क्या है, ये देखिए। इवानोव्स्की गांव पर मिसाइल से अटैक किया गया है। कुर्स्क में रूसी फोर्स के घातक हमले जारी हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कुर्स्क का मैदान अभी भी सुलग रहा है। एएफयू के पास गिनती के हथियार बचे। और वहीं कुर्स्क में जर्मन टैंक को तबाह किया। जी हां, रूसी पैराट्रूपर्स ने टैंक को नष्ट किया है। यूक्रेनी फोर्सेस को यह बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह से नेटो फोर्सेस के हथियार को भी तबाह किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स कर रही है कुर्स्क के जंगी मैदान में। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जर्मनी से मिला लेपर्ड टैंक, जो कि कुर्स्क में इस्तेमाल किया जा रहा था। कैसे इसको ड्रोन की मदद से इस पर हमला किया गया और फिर इसे तबाह किया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। एक तरफ कुर्स्क पर पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के लिए रूस की तरफ से अंतिम प्रहार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैसे नुकसान पहुंच रहा है इस प्रहार में, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इधर यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है, यानी कि नुकसान रूस का भी हो रहा है। कुर्स्क में बड़ा रूसी कमांड पोस्ट कैसे तबाह किया गया, ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने रूसी कमांड पोस्ट की, कैसे यूक्रेन ने हमले में इस कमांड पोस्ट को तबाह किया है, जहां से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा था यूक्रेनी फोर्सेस के खिलाफ। तो किस तरह से रूस के कुर्स्क से लेकर इस वक्त यूक्रेन की युद्ध भूमि में भीषण तबाही मची हुई है, और ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं समीर। जी हां, शरीर को जमा देने वाली ठंड में कुर्स्क में कैसी भीषण तबाही मची हुई है, कैसी जंग चल रही है, ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई। युद्ध भूमि में भीषण तबाही मची हुई है। कुर्स्क में आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला हुआ है। सबसे बड़े रूसी कमांड पोस्ट को यूक्रेन ने किया है टारगेट। 810वीं रूसी ब्रिगेड को बनाया गया निशाना। यूक्रेन के हमले में मेरिनो कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। एक स्कूल, डाकघर और कई शॉपिंग सेंटर्स और घरों को भी नुकसान पहुंचा है इस हमले में। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल कोहली, मैं आपके पास आऊंगा। मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोहली साहब, किस तरह से आप देखते हैं कुर्स्क की इस अंतिम लड़ाई को? बीते दिनों हमने देखा कि रूस अब बहुत तेजी से कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है, और वो इलाके जहां यूक्रेन कब्जा करके बैठा था वो वापस लिए जा रहे हैं यूक्रेनी सेना से। लेकिन अब भीषण लड़ाई का दौर जारी है और यूक्रेन बहुत तेजी से रिटेलिएट कर रहा है। क्या वजह मानते हैं इसे? देखिए, 20 जनवरी जब ट्रम्प टेक ओवर करेंगे, उससे पहले दोनों साइडों की ये कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इन्होंने एरिया लेना है वो ले सकें। जी, कुर्स्क में यूक्रेन ने काफ़ी फ़ौजें लगाई हैं। इनकी 150 ब्रिगेड, युगुर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, और अच्छी अपनी फ़ौजों को मेनली यहाँ पर लगाया उन्होंने, क्योंकि ईस्टर्न यूक्रेन में उन्हें दिखाई दे रहा है कि भाई उनसे वो एरिया बचेगा नहीं, और तकरीबन वो नाइपर रिवर तक वो लोग रशियन जल्दी आ जाएंगे। तो कुर्स्क में जबकि जो एरिया शुरू में यूक्रेन ने लिया था, 45% एरिया रशिया ने दोबारा कैप्चर कर लिया है, और अभी उन्होंने वहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी लगाए हैं, और हर तरह की हथियार इनके पास में है, चाहे वो आर्टी गन है, चाहे मिसाइल से करते हैं, या बॉम्ब्स हैं इनके FB-2000, 3000 प्लस एयर अटैक किया जाता है। उससे रशिया काफ़ी तेज़ी से यूक्रेन को लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ ये फ़र्क एक ये है कि कुर्स्क का जो एरिया है वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स भी चेंज करी है। उन्हें कोई टैंक वगैरह नहीं भेजा है, छोटी छोटी इन्फेंट्री की टीम्स को भेजते हैं। वो काफ़ी कवर्ड एरिया है, तो पेड़ों की उसमें 8 में लेकर के छोटी छोटी टीम जाके हमला करती हैं। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, उनको रशिया के लिए कुर्स्क रीजन को 20 जनवरी से लेना पहले जो ज़रूरी है।
ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इनके T-90 टैंक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स में भर के बेलारूस की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि बेलारूस वाली साइड से, बेलारूस से कीव सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है, हो सकता है कि उस साइड से भी रशिया कीव पर दबाव बनाए ताकि जो उसकी फौजें कुर्स्क में लगी हैं उनको बिल्कुल सही बात है। और कुर्स्क का मैदान यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई चल रही है और इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बात TV9 की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की उम्मीदें अब भारत से जुड़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने का वादा किया है और इसके लिए वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस मुलाकात की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन उन देशों की सूची तैयार कर रहा है जहां ये मुलाकात आयोजित की जा सकती है और सबसे बड़ी खबर, इसमें भारत का नाम सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर उभरा है। क्रेमलिन से जुड़े कई लोगों का मानना है कि भारत की सरजमीन पर यह मुलाकात सफल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। यानी रूस यूक्रेन जंग का नतीजा क्या होगा, यह जंग आखिर आने वाले वक्त में नए साल में किस मोड़ पर पहुंचेगी, यह मुमकिन है कि भारत में तय हो। और आप देखें इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या है। TV9 भारतवर्ष ने मॉस्को में क्रेमलिन को लिखा पत्र, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर लिखा है लेटर। क्रेमलिन के जवाब का इंतजार है, तो यह बड़ी खबर है। TV9 भारतवर्ष ने मॉस्को में क्रेमलिन को पत्र लिखा है, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर यह खत लिखा गया है और अब क्रेमलिन की तरफ से क्या जवाब मिलता है इसका इंतजार है। जी हाँ, मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपने जो लेटर लिखा है वो भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर क्या आपको खुद ये आसार नजर आ रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग का नतीजा आने वाले वक्त में इसे लेकर कोई बड़ी डील, कोई समझौता भारत की सरजमीन पर मुमकिन है क्या? देखिए, रूस में कई लोगों से मेरी पर्सनल बातचीत हुई है और मैंने क्रेमलिन को इसी बाबत चिट्ठी भी लिखकर यह पूछा है कि क्या आधिकारिक तौर पर क्रेमलिन का क्या विचार है। बात यह है कि ट्रंप और पुतिन को मिलना तो है ही, अब मुलाकात के लिए दोनों कहां मिलेंगे। ट्रंप अभी रूस नहीं जाना चाहते अपने पहले विजिट के तौर पर और पुतिन अभी अमेरिका जाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में अमूमन ये ट्रेंड है कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति यूरोप में मिलते हैं। अगर आप पुतिन और बाइडेन की मुलाकात को भी देखें तो जून 2021 में जब उनकी मुलाकात हुई थी तो स्विट्जरलैंड में हुई थी, लेकिन आज की तारीख में स्विट्जरलैंड या तमाम ऐसे जो देश हैं वो नाटो देश के तौर पर कहें या यूरोपियन यूनियन के तौर पर कहें, अब वो निष्पक्ष नहीं रहे, तो एक निष्पक्ष देश की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन केवल अपने मित्र देश ही जाना चाहते हैं और खास करके जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ या फिर ICC का अरेस्ट वारंट हुआ, बल्कि वो साउथ अफ्रीका जैसे मित्र देश नहीं जाने का उन्होंने फैसला किया था। तो विकल्प क्या है? ट्रंप तो चीन जाएंगे नहीं, ट्रंप वियतनाम जाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में यह समझा गया, क्रेमलिन में बहुत हाई लेवल पर इस बात पर विचार हो रही है कि सबसे बेहतर विकल्प जो है वो भारत हो सकता है। हालांकि 23 दिसंबर को यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री गए थे मॉस्को। उन्होंने पुतिन को यह ऑफर भी किया था कि आप हमारे यहाँ आइए, हम हमारे यहाँ ट्रंप को बुलाइए, वहां पर बातचीत करिए, लेकिन पुतिन ने कोई जवाब नहीं दिया था उस वक्त। और अभी फिलहाल भारत को एक सीरियस प्लेस के तौर पर देखा जा रहा है और वो भी इसलिए क्योंकि पुतिन को भारत आना है। इस साल पुतिन के आने का कार्यक्रम बन रहा है, तो सोचा यह जा रहा है कि जब पुतिन भारत आएंगे ही तो अगर उसको थोड़ा और प्रीपोन कर दिया जाए और ट्रंप को भी भारत बुलाया जाए तो भारत की जो साख है, भारत की जो आज की तारीख में भूमिका है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, तो दोनों ही साइड उसको मान रहे हैं। तो भारत एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है और क्रेमलिन में जो लोग प्रेसिडेंट पुतिन को इस मामले में सलाह दे रहे हैं उन सब ने भारत का नाम सुझाया है। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, इसी से सवाल भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में क्या होगा। पुतिन और ट्रंप का शिखर सम्मेलन और इसको लेकर आसार कैसे काफी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने पूरी रखते हैं। यहां पर भारत में होगा व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप का शिखर सम्मेलन। युद्ध रोकने के लिए पुतिन ट्रंप कर सकते हैं मुलाकात और सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर भारत को सामने रखा गया है। मुलाकात की जगह के लिए रूस की प्राथमिकता में भारत शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास है तो वो है भारत।
जी हां, रूस चाहता है कि पुतिन ट्रंप मुलाकात एक मित्र देश में हो और इसके लिए भारत से बेहतर मुल्क भला कौन हो सकता है। यूरोप में पुतिन ट्रंप मुलाकात के खिलाफ है रूस। पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी जो वारंट जारी हुआ था, जिस तरह से उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था, यह भी इसकी एक बड़ी वजह है करुणा। बिल्कुल, और यहां पर आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का निष्पक्ष रुख लगातार हमने आपको दिखाया कैसे प्रधानमंत्री पुतिन से मुलाकात करते। इधर प्रधानमंत्री का जो यूक्रेन का दौरा है वो भी आपको याद होगा, पीएम मोदी के पुतिन के साथ साथ ट्रंप से भी काफी मधुर संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का योग नहीं है, यहां पर जो कुछ होगा वो डिप्लोमेटिक तरीके से हल होगा। बिल्कुल, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात कह चुका है बहुत पुरजोर तरीके से। इस साल राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा भी प्रस्तावित है, जिसके बारे में मनीष आपको पूरी डिटेल दे रहे थे, और इसलिए ये दौरा मुमकिन लग रहा है। और मनीष, वैसे भी हिंदुस्तान, भारतवर्ष इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क रहा जिसने शांति की बात की और यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, वरना हर किसी देश की कोई ना कोई साइड, कोई यूक्रेन की तरफ झुका हुआ, कोई रूस की तरफ झुका हुआ, ये तो हम देख ही रहे थे। अब भारत से बड़ा निष्पक्ष देश जब बात समझौते की हो, जब बात युद्ध के दी एंड की हो, तो हो भी कौन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप और पुतिन के पास विकल्प क्या है। पुतिन अभी यूरोप नहीं जाना चाहते हैं, पुतिन चीन कहेंगे ट्रंप को आने तो ट्रंप चीन जाएंगे नहीं, और रूस और अमेरिका में ये मुलाकात हो नहीं सकती है। तो एक ऐसे अदद देश के तौर पर भारत सबसे बेहतर विकल्प है। और यह बात भी सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कई बार कहा कि इस युद्ध का समाधान बातचीत से ही संभव है, लेकिन बातचीत होने के लिए एक जगह होनी चाहिए, एक फिजिकल मीटिंग के लिए कोई प्लेस होना चाहिए। और ट्रंप और पुतिन दोनों कह चुके हैं कि हमें जल्दी से मिलना है। तो ऐसे में एक न्यूट्रल देश की तलाश है। वो जमाने गए जब यूरोप में न्यूट्रलिटी नाम की चीज हुआ करती थी। आज स्विट्जरलैंड न्यूट्रल नहीं है, आज स्वीडन और फिनलैंड न्यूट्रल नहीं है। तो वैसी स्थिति में पुतिन कहां जाएंगे। और फिर आज की तारीख में रूस भी यूरोपीय देशों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दो और छोटे मोटे विकल्प हैं, स्लोवाकिया है, हंगरी है। ये दो ऐसे देश हैं, जैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान उन नेताओं में शामिल है जिन्हें ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया भी है। तो हंगरी और स्लोवाकिया दो देश यूरोप से हैं, लेकिन सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत उभर रहा है। सबसे बड़े विकल्प के तौर पर भारत उभरता हुआ सामने आ रहा है जब शांति वार्ता होगी। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि पूरी दुनिया यह जानती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की मित्रता है, दोनों की दोस्ती रही है, और जो पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का वो देखा था, और इसके साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के साथ भी कितनी गहरी दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी की। तो ऐसे में अगर कोई एक जगह, कोई एक सरजमी उभर कर आती तो भारत ही है। वो कोई दूसरा विकल्प आपको नजर आता है क्या? सर्वप्रथम मैं टीवी 9 भारतवर्ष को साधुवाद कहूँगा कि एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है, जहाँ चारों तरफ हर ग्लोब के हर तरफ जो है वो विभत्सा बढ़ती जा रही है। शांति की तरफ एक बहुत ही स्वस्थ कदम उठाया है। साधुवाद के टीवी 9 भारतवर्ष को। जहाँ तक बात है कि इसके पीछे क्या कूटनीतिक कारण हो सकते हैं, निश्चित रूप से सुरक्षा और कूटनीति दो मुख्य कारण होंगे कि वो स्थान जहाँ चुना जाए जहाँ पर कि कंडूसिव एनवायरनमेंट हो दोनों के लिए और शांति की तरफ कदम जो है बढ़ाए जा सके। महत्वपूर्ण यह है कि तीन देशों का जो जिक्र किया गया, अलग अलग कोणों से इसमें आवाज़ आई कि शायद कतर भी हो सकता है भारत के अतिरिक्त, और स्विट्जरलैंड, और साथ में टर्की का भी नाम लिया गया। लेकिन जहां तक बात रही सुरक्षा के हिसाब से, ये पुतिन के लिए ये स्थान जो है सुरक्षित नहीं पाएगा, अंततः भारत को ही चुना गया। लेकिन अब भारत को क्यों चुनने की बात कही जा रही है, लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भारत ने सदैव जो कहा है कि आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से किसी भी समस्या का आप समाधान निकाल सकते हैं। वाकई युग जो है वो शांति का लाने का प्रयास करना होगा, युद्ध का नहीं है। लड़ने से हल नहीं निकलेंगे। ऐसे हालात में एक जो कहा जाता है ना, केमिस्ट्री जो है दोनों देशों के भी साथ, अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन और तीसरा देश रशिया, तीनों के साथ जो भारत की केमिस्ट्री है वो बहुत ही जो है अचूक है, और उसका तारीफ पूरे विश्व ने किया है कि भारत ने जो है ध्रुवीकरण के इस माहौल में भी जो है अपनी न्यूट्रलिटी जो है बना के रखी। सही बात है भारद्वाज जी। इसी पर एक कमेंट जल्दी से आपका चाहूंगा, फिर मुझे दूसरी खबर का रुख करना है। भारत में अगर पुतिन ट्रंप की मुलाकात होती है, क्या वाकई रास्ता निकल सकता है इस युद्ध के दी एंड की कोई सूरत हाल जिस पर बात हो सकती है? उम्मीदें क्या हैं? देखिए, बात तो होगी, बातचीत होगी, और भारत एकदम, आपने सही कहा, सारे पैनलिस्ट ने कहा, आपने भी कहा कि भारत एक बहुत ही सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आ रहा है ट्रंप के लिए भी, पुतिन के लिए भी।
नंबर 1 तो एक आईसीसी है, इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, जिसको जो कि पुतिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है और पुतिन को उसके तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, जो भी अगर यूरोप में जाते हैं वो। तो दूसरा मुद्दा ये है कि मोदी जी ने अगस्त में अगर देखिए तो वो यूक्रेन के साथ, यूक्रेन में भी गए, रशिया में भी गए और दोनों के साथ उन्होंने बातचीत करी वो युद्ध विराम करने के लिए। उसके ऊपर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हमारे ऊपर बातचीत करी, मोदी जी के अगेंस्ट बातचीत करी, पर वो ट्रंप के साथ हैं मोदी जी। और मेरे को लगता है कि अगर ये बात हो जाती है, अगर इंडिया में होता है, तो मेरे को ये दो राय नहीं है कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इस युद्ध को विराम करने के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल, और इसकी जो पहल है वो भी किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने की थी वो भी सभी को याद है, जब सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये जो वक्त है वो युद्ध का नहीं है, ये शांति का वक्त है और इस पर दोनों देशों को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। और देखिए, एक बार फिर से बात करते हैं, जिस युद्ध को रोकने की बात हम कर रहे थे, इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है। कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को तगड़ा झटका लगा है। रूस के कुर्स्क में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक ढेर किए गए हैं। आप देखिए, क्योंकि लगातार अपनी जमीन को फिर से वापस पाने की कोशिश रूस करता हुआ नजर आ रहा है, यूक्रेन के कब्जे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और वहीं यूक्रेन अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, कुर्स्क में आर पार की जंग चल रही है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। अब तक अगर यूक्रेन के नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो सैनिक देखिए 46,460 सैनिक अब तक मारे गए, टैंक 262 बर्बाद हुए हैं। बड़ा नुकसान यूक्रेन का। अटैकिंग व्हीकल जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। आर्मर्ड व्हीकल 143 जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए इस जंग में। अटैकिंग व्हीकल की संख्या 1381 के करीब है। और इसके अलावा इन्फेंट्री व्हीकल की बात की जाए तो 1280 की संख्या में जो नुकसान है वो यूक्रेन को उठाना पड़ा है कुर्स्क की जंग में अभी तक। आर्टिलरी व्हीकल्स की बात करें तो आर्टिलरीज की अगर हम यहां पर बात करें तो 337 जो आर्टिलरीज हैं उनका भी नुकसान उठाना पड़ा और MLRS 43 MLRS का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। और मैं जानना चाहूंगा डीके पांडे सर आपसे ही, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं और जो अभी बताया भी गया हमारे मेहमान की तरफ से कि एक बहुत बड़ा भूभाग है जिस पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया गया है रूस की तरफ से, लेकिन जो कोशिशें यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है रूस के कुर्स्क में, क्या वो अपनी पोजीशन को वहां पर बना के रख सकता है, रिटेन कर सकता है? क्या हालात आपको नजर आ रहा है? देखिए, बहुत ही बड़ी चुनौती है यूक्रेन के लिए, क्योंकि जो खबरें छन छन के आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया उनको नहीं कवर देता है कि वहाँ के जो सैनिक हैं उनका मनोबल जो है लगातार गिरता जा रहा है। उनको लग रहा है हम लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वहाँ पर कोई बहुत क्लियर नहीं है। केवल मात्र पुतिन को जो है नीचा दिखाना या रशिया को डाउन करना, ये उद्देश्य से लड़ाई करी जाए तो बहुत लंबे समय तक आप जो है सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में नहीं रख सकते हैं। निश्चित रूप से नाटो कंट्रीज ने पूरा सहायता देने का प्रयास किया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप दूसरे देश में हैं, आपको लॉजिस्टिक सप्लाई, जो स्पेयर्स हैं, बाकी जो साजो सामान है उसकी रखरखाव की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर रहती हैं। सब चुनौतीपूर्ण कार्य है एक दूसरे देश में जाके। और जहां रशिया की बात है तो रशिया के लिए एक कंडूसिव एनवायरनमेंट है अपने ही देश में अपने हिसाब से अपने अनुसार लड़ना। निश्चित रूप से कर्स्क के अंदर यूक्रेनी सैनिकों का आना निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत ही गिरी हुई बात थी, लेकिन क्यों मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुई तो अब उनका फोकस जो है उन्होंने रीअलाइनमेंट करने का प्रयास किया है और अब वो फुल 100% अपना लगाना चाहते हैं इस क्षेत्र को लेने के लिए, क्योंकि अब लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं कि जब अब निर्णायक दौर में ये चीज़ पहुंच जाएगी। तो उसके पहले अगर कर्स्क को वापस नहीं लिया तो रशिया के लिए निश्चित रूप से एक डिप्लोमेटिकली जो है थोड़ा सा डाउन पोजीशन रहेगी। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच रूसी हमलों से बेहद कमजोर हुई है यूक्रेनी सेना, सरेंडर की कगार पर है यूक्रेनी सेना। अब ये खबर सामने आ रही है, बातचीत के लिए यूक्रेन मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुर्स्क की जंग में अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन हथियार डालने की कगार पर पहुंच चुका है, सरेंडर की कगार पर है यूक्रेन की सेना। रूसी हमलों से बेहद कमजोर हो गई है यूक्रेनी सेना। तो देखिए, कुर्स्क की जंग जो बहुत लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन अब
यहां पर ज़ेलेंस्की कमजोर पड़ते हुए नजर आ रही है, यानी यूक्रेनी सेना कमजोर पड़ रही है। क्या जानकारी मिल रही है आप जरा जानिए। यूक्रेनी सेना में सैनिकों की भारी कमी है, क्योंकि हमने अभी आपको आंकड़ा भी दिखाया कैसे 46,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को। इसके अलावा सरेंडर करने पर मजबूर हो सकते हैं ज़ेलेंस्की कुर्स्क के जंगी मैदान में। यह भी खबर आ रही है ज़ेलेंस्की को यूक्रेनी इलाके छोड़ने पड़ सकते हैं, खबर यह भी है। जी हां, यूक्रेन के बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा है। अमेरिका में सरकार बदलते ही ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव बढ़ेगा। लेफ्टिनेंट जनरल कोहली, किस तरह से आप देखते हैं कुर्स्क के डेवलपमेंट को? और कहा जा रहा है कि 20 जनवरी के बाद यह दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ हम देखेंगे। इसके बाद ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता बचेगा नहीं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, ट्रंप ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं पहले दिन आके इस वॉर को रोक दूंगा। वो तो थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है कि पहले दिन ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि अभी उनको ज़्यादा मदद वो नहीं देंगे अमेरिका की तरफ से। $175 बिलियन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अब नाटो ने ले लिया है कि वो उनकी जो एड आती है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। नाटो की कंट्रीज़ की आजकल अपनी हालत, अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल कंडीशंस भी, यूके की, फ्रांस की, जर्मनी की, उनका पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तो जो सपोर्ट इनको मिल रही थी यूक्रेन को, वो अभी फाइनेंशियल सपोर्ट और मिलिट्री एड उधर से नहीं मिलेगी। दूसरा, इनके सैनिकों का मनोबल बहुत नीचे है। और सैनिक क्या, ये तो ज़बरदस्ती जो जवान लड़के कहीं भी मिल जाते हैं सड़क पर पकड़ के या घरों से निकाल करके, जो मिलिट्री फाइटिंग एज के अंदर है, उनको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज़्यादा चॉइस नहीं है ज़ेलेंस्की के पास में। इनको भी ये दिखाई दे रहा है ईस्टर्न यूरोप में लुहांस्क और डोनेट्स्क एरिया उन्होंने पूरा ले लिया है, और कुर्स्क का भी दोनों तरफ से वो दबाव बनाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, बेलारूस की साइड से भी कीव पर, ताकि वहाँ से भी विड्रॉ करें। तो रशिया एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। अगर वो नेगोशिएशन टेबल पर भी बैठेंगे तो वो रशिया ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। 1 जनवरी को ज़ेलेंस्की ने स्टेटमेंट दिया था कि 2025 में मैं इस वॉर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ मीडिया वॉरफेयर कर रहे हैं कि कोई ड्रोन का अटैक करा दिया, कोई कोवर्ट ऑपरेशन करा दिया, एक आधा कमांड पोस्ट ले लिया। ये सिर्फ ट्रंप को दिखाने के लिए कि भाई हम भी अभी लड़ाई करने के काबिल हैं, ताकि नेगोशिएशन टेबल में थोड़े से स्ट्रांग रहे। अंदर से उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनके पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं होगी। रशिया की टर्म पर ही उनको इसका बिल्कुल सर, यानी कि जो रूस की स्ट्रांग पोजीशन है उसको काउंटर करने के लिए कुर्स्क पर कब्जा जमाने की कोशिश यूक्रेन की थी, लेकिन यहां पर भी अब यूक्रेन काफी कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का सर हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन की दबाव की युद्ध नीति से भड़क गया है रूस ने 4 लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा इलाके में हमले तेज कर दिए गए। यूक्रेन पर भीषण पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 लॉन्च पैड यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ये कौन कौन से हैं, ये देखिए, पूरी डिटेल आपके सामने। ब्रियांस्क, ओरियोल, प्रिमोर्स्की, अख्तरस्क और क्रीमिया, ये 4 लॉन्च पैड पूरी तरह से एक्टिव मोड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। जमीनी मोर्चे पर जो एक्शन नजर आ रहा है उसकी डिटेल भी आपके सामने है। ज़ेपेड बैटल ग्रुप 8 यूक्रेनी ब्रिगेड पर हमले हुए हैं। वोस्तोक बैटल ग्रुप ने यूक्रेनी सुरक्षा घेरे को तोड़ा है। युग बैटल ग्रुप ने यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। और इसके साथ ही सेफेर बैटल ग्रुप, जो कि खार्किव में एफयू पर अटैक किया जा रहा है। नीपार बैटल ग्रुप खैरसौ के युद्ध में बढ़त हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर, ये जो तैयारियां है, ये जो एग्रेशन है, ये किस तरफ इंडिकेशन है? देखिए, इंडिकेशन तो ये है कि रशिया का पलड़ा काफ़ी भारी है इस वक्त। और अब आप वेस्टर्न मीडिया भी देखेंगे तो वो भी ये बात करने लगे हैं कि रशिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और उसने इस साल में 2024 में ही, पिछले साल में, करीबन 4000 स्क्वायर मीटर्स की टेरिटरी है जो वो कैप्चर कर ली है, वो जो कि बहुत ज़्यादा है। पिछले सालों में इतनी टेरिटरी कैप्चर नहीं हुई थी। तो रशिया तो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और जहाँ तक आप देखें कि मेरे को तो लगता है कि सबसे पहले जो बात होगी वो ये होगी कि अगर ज़ेलेंस्की जो हैं वो ट्रंप की बात नहीं मानते हैं तो सबसे पहले उनका ही तख्ता पलट होगा।
यूक्रेन में आप देखेंगे। और पीस से पहले ये मेरे को लगता है कि ये होगा कि क्योंकि ट्रंप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अगर अमेरिका ने इनको इंस्टॉल किया था वो तो आसानी से इसको गिराया भी जा सकता है इसको, ये तो ट्रंप जानते हैं। लेकिन रूस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है मनीष। ऐसे में जब हम समझौते की बातें करते हैं, उससे जुड़ी खबरें दिखाते हैं, कितने इस बात के आसार नजर आते हैं कि रूस भी समझौते के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा? क्योंकि हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक शांति समझौते की पेशकश की थी, उसको खारिज किया गया था रूस की तरफ से। देखिए, रूस के तौर पर जो सबसे मुख्य शर्त है वो यही है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर गारंटी दे कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। अभी फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक ट्रंप ये कह रहे हैं कि 15-20 साल के लिए हम यूक्रेन को नहीं बनाएंगे। हालांकि बनाएंगे वो तब भी नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि हमने जेलेंस्की को यूक्रेन को साफ छोड़ दिया है। तो मुझे जो मोटे तौर पर होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि ट्रंप गद्दी पर आएंगे, उसके बाद यूक्रेन को कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करें। देखिए, यूक्रेन की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था कि हम रूस के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो पुतिन कह रहे हैं कि पहले तो संसद से वो प्रस्ताव को खारिज कराओ, तो वो तभी होगा जब जेलेंस्की गद्दी से हटेंगे। तो होगा ये कि यूक्रेन में चुनाव होगा, जेलेंस्की कहेंगे कि मैं प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनेगा, ये जेलेंस्की को ऑनरेबल एग्जिट मिल चुका होगा, और फिर यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो इस शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। मोटे तौर पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। कम से कम रशियन जो थिंकर्स हैं वो इसी रूप में देख भी रहे हैं। जी, और ये आपने बड़ी बात कही जो मनीष आपने बताया कि कम से कम इस बात का एश्योरेंस तो डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आएंगे कि वो अपने 4 साल के कार्यकाल, क्योंकि वक्त तो बहुत लंबा है, कि कम से कम उसमें तो नाटो सदस्य नहीं बनेगा यूक्रेन। एक और अहम खबर, गैस सप्लाई बंद होने से भड़का है स्लोवाकिया। यूक्रेन को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की चेतावनी, कीव के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है स्लोवाकिया। तो आपको याद होगा रूस से जो गैस की सप्लाई जाती यूक्रेन होते हुए यूरोप तक, उसको बंद करने का फैसला यूक्रेन ने किया, ज़ेलेंस्की ने, और इससे अब स्लोवाकिया भड़क गया है। देखिए, गैस सप्लाई ठप, अब स्लोवाकिया का एक्शन। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने कीव को चेतावनी दी है, कीव पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी है। 1 जनवरी को रूसी गैस सप्लाई बंद होने से नाराजगी है। यूक्रेन के रास्ते स्लोवाकिया पहुंचता था रूसी गैस का बेड़ा, और लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया। जी हां, गैस सप्लाई बंद होने से ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया प्रभावित हुए हैं सबसे ज्यादा। स्लोवाकिया को सालाना सैकड़ों अरब यूरो का इससे नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जी हां, एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में ड्रोन हमला बढ़ने पर अमेरिका अलर्ट है। रूसी ड्रोन पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। बैन से ड्रोन टेक्नोलॉजी और सप्लाई पर असर संभव है। तो रूसी ड्रोन पर अमेरिका का बैन प्लान क्या है, यह आप जानिए जरा। रूस और चीन के खिलाफ अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी। रूसी ड्रोन पर पाबंदी लगा सकता है अमेरिका, यह खबर आ रही है। ड्रोन सप्लाई और टेक्नोलॉजी पर पाबंदी का जो प्लान है वो अमेरिका का है। जी हां, यूक्रेन में ड्रोन हमले बढ़ने के बाद अमेरिका भी अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में ही यूक्रेन पर 111 ड्रोन से हमले हुए हैं। पांडे साहब, ये तो ड्रोन वॉरफेयर का जिक्र हो गया, लेकिन एक और बात जो कहीं रह ना जाए, आईसिस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। वो आईसिस, वो एचटीएस के लड़ाके जिनका इस्तेमाल अमेरिका ने सीरिया की सरजमीन पर किया, ऐसा लग रहा है कि आईसिस के आतंकी एक बार फिर अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इस खतरे को कैसे देखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो है वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है घटनाक्रम, लेकिन देखना ये होगा कि आईएसआईएस जो है वो रशिया विरोधी रहा है शुरू से, क्योंकि उसके जो लक्ष्य रहे उसमें बहुत बड़ी रुकावट रहा है। और सीरिया में आईएसआईएस को लगभग समाप्त करने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इनके सेनाओं ने कहा था, क्रेमलिन में जो अटैक हुआ था मार्च में, उसके पीछे इन्होंने आईएसआईएस ने क्लेम किया था कि उन्होंने वो घटना को अंजाम दिया था। तो निश्चित रूप से जो उनके बीच में मतभेद हैं और जो उनके बीच में जो रुकावट पैदा की है रशियन फौजों ने, उसके नाराज है और वो चाहता है कि जो अमेरिका के लिए काम करेगी। ये पश्चिमी मीडिया में काफ़ी आया है कि लोगों ने कहा है भाई कि आईएसआईएस जो है, जो एक समय अमेरिका उसके खिलाफ था, उसका समाप्त करने में लगा हुआ था, वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। उसी से निकला हुआ एचटीएस, उसका कैसे सपोर्ट भी किया गया सीरिया में, और वही आईएसआईएस एक बड़ा सिरदर्द बनता हुआ अमेरिका के लिए नजर आ रहा है। एक और अहम खबर, यूएस ब्लास्ट के संदिग्ध का यूक्रेन कनेक्शन, ये बड़ी जानकारी। साइबर ट्रक, जो टेस्ला साइबर ट्रक विस्फोट हुआ, इसके संदिग्ध ने यूक्रेनी टी शर्ट पहन रखी थी। ये देखिए आप, फेसबुक पर पोस्ट की एक तस्वीर के जरिए रूसी मीडिया का बड़ा दावा। तो यूक्रेनी कनेक्शन सामने आ रहा, और यह बड़े ताज्जुब की बात है।
रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर दुनिया में खतरा कैसे बढ़ता जा रहा है ये आप देखिए। हालांकि रूसी मीडिया का ये दावा है, ये आपको बता दें, फेसबुक पर पोस्ट की गई एक तस्वीर के जरिए ये खुलासा किया गया है। विस्फोट के संदिग्ध ने पहले यूक्रेनी टी शर्ट भी पहनी थी, ये कहा गया है। यूक्रेन का कट्टर समर्थक था संदिग्ध मैथ्यू लिवेल्सबर्गर। और मैथ्यू लिवेल्सबर्गर अमेरिकी स्पेशल फोर्स का जवान था। धमाके में 37 वर्ष के मैथ्यू लिवेल्सबर्गर की मौत हुई थी। और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो हमला हुआ ऑर्लियंस हमले के संदिग्ध पर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। शमसुद्दीन जब्बार के आईसिस कनेक्शन की पुष्टि हुई है। यह एफबीआई की तरफ से कह दिया गया है। पिछले साल गर्मियों से पहले आईसिस में यह शामिल हुआ था। तो न्यू ऑर्लियंस में जो वहां पर जश्न मनाया जा रहा था नए साल का, इस यहां जो हमला हुआ, जिस तरह से ये एक पिकअप ट्रक को चढ़ा दिया गया लोगों पर, 15 लोगों की मौत हो गई, इस पर भी बड़ा खुलासा एफबीआई की तरफ से किया गया है। जो शमसुद्दीन जब्बार है उसका आईसिस के साथ कनेक्शन है, यह बात कंफर्म की गई है एफबीआई की तरफ से। तो एक तरफ जंग का बढ़ता दायरा और दूसरी तरफ आईसिस का बढ़ता खतरा। इन चुनौतियों से निपटना है इस नए साल में पूरी दुनिया को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।